हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो रेलवे ग्रुप डी साइंस का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसका आज 8वां वीडियो है। और यह जो वीडियो है हमारा रेलवे के एग्ज़ाम जो हुआ था, आपका रेलवे का एग्ज़ाम 22 अगस्त 2022 को, और ये एग्ज़ाम था आपका सेकंड शिफ्ट का। तो सेकंड शिफ्ट 22 अगस्त 2022 का है। इससे पहले के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम, 17 अगस्त, 18 अगस्त और 22 अगस्त का जो पहला शिफ्ट, उसका वीडियो आपको चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। वो वीडियो आप जरूर चेक करें, आपके लिए फ़ायदेमंद है। सभी सेट हम लोग करते जा रहे हैं, जिसमें से प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन साइंस के विथ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यह है हमारा 8वां सेट। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर ताखिर किए हुए। तो पहला सवाल जो आपका है वो क्या कहता है? सवाल कहता है डीसी मोटर के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? डीसी मोटर के लिए, तो मोटर क्या होता है? मोटर एक ऐसी यांत्रिक मशीन होती है या फिर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसे डीसी मोटर कहते हैं। और जो डीसी से चलता है उसे डीसी मोटर, और जो एसी करंट से चलता है वो एसी मोटर। तो यहाँ क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही है? यहाँ एक होता है विभक्त वलय यानी स्प्लिट रिंग। इसका कार्य धारा के प्रवाह को उलटना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के समांतर संरेखित कुंडली की भुजाओं पर अधिकतम बल लगता है। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद धारा को उलटने की वजह से, धारा जो उलट जाता है उसके वजह से कुंडली में निरंतर यानी लगातार घूर्णन होता रहता है। तो यह है आपका सवाल। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब आपका इसका है ऑप्शन नंबर 4, अर्थात आपका 1 और 3 दोनों सही है, यानी ये वाला और ये वाला सही है। यानी विभक्त वलय का मुख्य कार्य है धारा को उलटना, और उसके बाद प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद जो धारा उलट जाता है उसी की वजह से कुंडली पर विपरीत बल लगने की वजह से धारा कुंडली घूमते रहता है, और नहीं तो कुंडली घूमता तो नहीं। विद्युत मोटर का कार्यविधि जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। तो फिलहाल हम लोग सवाल तक ही सीमित रखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो अभिक्रिया क्या है वो जरा गौर करें। एक है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है आपका क्षार, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार हुआ, और 2HCl आपका क्या हुआ? तो वो हुआ आपका अम्ल। जो बन रहा है वो क्या है? MgCl2, MgCl2, और यहाँ जो बन रहा है आपका 2H2O यानी जल, और ये आपका क्षार, ये उदासीन गुण वाला ये लवण कह सकते हैं। तो ये जो आपका जो बीच में है ये क्या है आपका? तो वो आपका लवण है। तो यहाँ आप अभिक्रिया में अगर आप देखें तो यहाँ अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल आपका बन रहा है। तो वो अभिक्रिया क्या होगी, जरा गौर करते हैं। तो वो अभिक्रिया जो है वो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। आपको पता होना चाहिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। जब कोई अम्ल कोई क्षार से, जो कोई क्षार या कोई अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है तो उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और बाकी अभिक्रियाओं की अगर बात करें तो संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ के एक या एक से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। और जब कोई अघुलनशील पदार्थ बनता है अभिक्रिया में तो अवक्षेपण अभिक्रिया। अपघटन में क्या होता है कि एक अभिकारक टूट के और 2 या 2 से अधिक अभिकारक बनाता है, यानी इसमें उत्पाद बनाता है, तो उसे कहते हैं अपघटन यानी वियोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है स्लाइडन और स्वान, एम स्लाइडन और टी स्वान इनका पूरा नाम है, द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्न में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो प्रत्येक जीव कोशिकाओं से ही बने होते हैं, प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, और कोशिकाओं की एक विशेष संरचना होती है, तो उसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। किस पर लागू नहीं होता है? और यह सिद्धांत दिया हुआ था एम स्लाइडन और टी स्वान के द्वारा। कवक पर, जंतु पर, विषाणु पर, शैवाल पर। तो इनके द्वारा दिया हुआ सिद्धांत जो आपका है वो वायरसेस पर लागू नहीं होता है। क्यों लागू नहीं होता है? क्योंकि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस के कुछ ऐसे गुण हैं जो सजीव वाले हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो निर्जीव वाले हैं। यानी वायरस के का कारण इसका यही है कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस माना जाता है। इस वजह से वायरस जो है वो एम स्लाइडन और टी स्वान के दिए हुए कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 और इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 5। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो यहाँ है एक सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किससे करेंगे? ये है सवाल। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। कैसे, ये आपको जरूर जानना चाहिए। इसमें मान लिया जाए कि आपके पास कोई एक तार है,
मान लिया जाए आपके पास कोई एक तार है और तार में ऐसे धारा बह रही है। अब इस तार को आपको मुट्ठी से पकड़ना है। तो जब आप पकड़िएगा मुट्ठी से इस तार को, तो जैसे मान लिया जाए जो आपका ये ग्रिप बन रहा है, ऐसे अगर आपका बन रहा है ग्रिप, तो इस प्रकार से आपको पकड़ना है इसका। तो जो अंगूठा जो होगा वो ऊपर की दिशा की ओर होना चाहिए। अंगूठा अगर ऊपर की दिशा की ओर होगा इसका मतलब धारा ऊपर। तो मुड़ी हुई अंगुलियां जो होंगी, मुड़ी हुई अंगुलियां, जैसे आप पकड़िएगा तो पकड़ने के बाद मुड़ी हुई अंगुलियां जो होंगी वो दिखाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और जो अंगूठा जो होगा वो दिखाएगा किसका, तो वो दिखाएगा आपको ये धारा की दिशा को। इसे हम लोग को इमेज के माध्यम से एक बार देख ले तो बहुत बेहतर होगा। चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। तो ये रहा आपका जो राइट हैंड रूल है, दाएं हाथ अंगुष्ठ का नियम, उसका उदाहरण। इसमें आप देखिए ऊपर की ओर आपका क्या है, तो ऊपर की ओर धारा है, ऊपर की ओर ये दिशा धारा का, अंगूठा आपका धारा की दिशा को बता रहा है, और बाकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं जो इस प्रकार से जो आप देख सकते हैं, ये मुड़ी हुई अंगुलियां दिखा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये रहा आपका दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जो कि किसी चालक में, धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। तो चलिए देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 14 और इस पीडीएफ का क्वेश्चन 6। सवाल कहता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किसका अनुक्रमानुपाती होता है। चालक के टर्मिनल के बीच आरोपित विभवांतर, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या चालक की लंबाई। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या हो सकता है। किस पर इतना निर्भर है अनुक्रमानुपाती रूप से, तो वह है चालक की लंबाई। कैसे, वो हम लोग को जरूर जानना है। देखिए ये प्रतिरोध जो होता है आर बराबर, ये होता है आपका रो एल बाई ए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लंबाई है उसका अनुक्रमानुपाती और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज आपको याद रखना है। देखिए इस सूत्र से कितना बार सवाल पूछा गया है, कम से कम 20 से 25 बार से ज्यादा, 20-25 क्या 50 से ज्यादा बार ग्रुप डी में सवाल पूछा गया। हर एक शिफ्ट में इस सूत्र से आपका है सवाल, कोई ना कोई सवाल आपको जरूर मिलेगा। तो इसका जवाब ये क्यों हुआ आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 और इस पीडीएफ का क्वेश्चन 7। सवाल कहता है चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश की किरण ए बी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो उत्तल दर्पण में आपतित हो रहे हैं, उसका परावर्तन कोण निकालना है। देखिए इस सवाल का जो मेन लॉजिक है वो क्या है, उसे हम लोग पहले गौर करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, किसी दर्पण में भी कोई भी रेखा जब पड़ती है, आपतित होती है, जैसे यहाँ के केस में हम लोग अगर देखें, जैसे मान लिया जाए ये आपका है और इसका ये सी है, सी और इसका ये एफ है, और ये है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के केस में भी अगर कोई किरण सी से गुजरे, कोई किरण अगर सी से गुजरे तो वो परावर्तित या अपवर्तित कुछ नहीं होती, मतलब इसका कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, बल्कि ये जिस दिशा में आता है उसी दिशा में वापस चला जाता है। और उसी तरह अवतल दर्पण में अगर सी की ओर मुंह करके, यानी सी की ओर सीधे में अगर कोई किरण अगर आए सी की ओर डायरेक्टेड, तो वो भी मुड़ती नहीं है, बल्कि जिस दिशा से आई उसी दिशा में वापस चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कोण जो बनेगा वो कितना बनेगा, वही हम लोग को तलाश करना है कि जो कोण है आपका आपतित परावर्तित वो 0 बनेगा, क्योंकि वो तो मुड़ी ही नहीं। ये उत्तल अवतल दोनों के केस में, अगर सी के केस में होगा तो उतना ही होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपका पी पर पड़े, जैसे मान लिया जाए ये आपका पी है, यहाँ आपका कोई किरण पड़ रहा है, तो वो उतना ही एंगल से भागेगा जितना एंगल से आया था, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा। इसमें भी ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होगा। अगर उत्तल अवतल दोनों में ये 2 गुण पूरी तरह से समान होते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न सवाल है 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा जाता है, तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए यहाँ लेंस का संयोजन से आपका दिया हुआ है, तो लेंस का संयोजन से कैसे हम लोग निकालेंगे। यहाँ 50 सेंटीमीटर, -50 और 0.5 और -0.5। तो चलिए इसका जवाब तलाश लेते हैं। तो इसका जवाब जो आपका हो जाएगा वो, इसका जवाब आपका है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर कैसे हैं वो देखना हमारे लिए काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए इस सवाल को हम लोग हल करके देखते हैं कि इसका जवाब इतना क्यों है। तो जब भी हम लोग लेंसों को हम लोग जोड़ते हैं, लेंसों का संयोजन जो होता है उसका जो फोकस दूरी होता है, बस आपको पावर को जोड़ देना है। जैसे आपका क्या है, आपका जो पहला पावर है वो आपका P1 है, जो आपका 5 डायोप्टर है। दूसरा पावर आपका क्या है, P2 है, जो आपका -3 डायोप्टर है। संयोजन का जो क्षमता हो जाएगा P, वो हो जाएगा आपका P1
प्लस P2 यानी 5 माइनस 3 डायोप्टर। तो 5 में 3 आपका कितना हो गया, 2 डायोप्टर। अब देखिए P बराबर क्या होता है 1/f और सेंटीमीटर में 100/f बराबर कितना, तो 2। अब देखिए f का मान निकालना है तो 100 नीचे ले आइए 2 को, ऊपर ले जाइए f को, तो 2 पचे 10, तो f बराबर कितना हो गया आपका, तो 50 सेंटीमीटर। और ये भी आया किसमें, तो ये भी आया प्लस में। यही है इस सवाल का जवाब और इसीलिए आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर है 50। अगला प्रश्न, मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीव में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू किया था। तो मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया, मेंडल से पहले भी बहुत लोग किए थे, लेकिन मेंडल का जो वंशागति का नियम जो था उसे देने में मेंडल ही सफल रहे, बाकी लोग सफल नहीं रहे। तो मेंडल की सफलता के कुछ तर्क दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा सभी सही है, तो गलत का चयन करना है। यानी मेंडल क्यों सफल रहा मटर के पौधे में आनुवंशिकता का नियम देने में, तो वही चीज पूछा गया है। तो उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों की गिनती रखी थी कि उन्होंने एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि पहले के वैज्ञानिकों ने जीव को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया। उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों का आधार पर काम किया। तो देखते हैं आखिर कौन सा गलत है, तो जो गलत है उसका तलाश करते हैं। तो गलत वाला कौन सा है, ये आपका चौथा है, बाकी सही है। यहाँ जो चौथा वाला जो है, उन्होंने छोटे आकार के नमूनों का आधार पर अध्ययन किया था, ये गलत है। मटर का पौधा का छोटा आकार का नहीं था, बल्कि मटर के पौधे जो थे वो एक नहीं कई लगाए गए थे। ऐसा नहीं कि 2-4 लगा दिया और उसके बाद प्रैक्टिकल करके और नियम दे दिया, ऐसा कुछ बात नहीं है, इसीलिए ये चौथा वाला गलत है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, सवाल कहता है कि प्रोपीन यौगिक की समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य कौन सा होगा। तो जो प्रोपीन यौगिक का समजातीय श्रेणी क्या होता है, कोई भी क्रमागत यौगिक हाइड्रोकार्बन का एक सीरीज जिसमें कोई भी क्रमागत के बीच CH2 का अंतर हो, उसे हम लोग कहते हैं समजातीय श्रेणी। तो प्रोपीन का अगला सदस्य क्या होगा, प्रोपीन समजातीय श्रेणी का, वो हम लोग को जानना है। यानी प्रोपीन का सूत्र में हम लोग को CH2 जोड़ना है। ऑप्शन हमारे पास है C2H4, C6H12 या C7H14 या C4H8। तो देखते हैं इसका सही जवाब, आपको भी समझ में आ जाएगा इसका जवाब वो क्यों है। तो देखिए इसका जवाब आपको क्या कहता है, इसका जवाब कहता है C7H14। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब यही क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपीन के बारे में जानते हैं। देखिए प्रोपीन से पहले आपको कुछ और भी जानना चाहिए। जो आपका हाइड्रोकार्बन होता है वो आपका कितना भाग में होता है, तो वो आपका 3 प्रकार से होता है। एक आपका होता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। जो अल्केन होता है उसका सूत्र आपका अलग, जो अल्केन है उसका सूत्र होता है CnH2n+2। अल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और अल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो हमें इसमें रहना है। तो चलिए हम लोग प्रोपीन का पहले सूत्र लिख लेते हैं CnH2n के अनुसार। तो CnH2n के अनुसार अगर हम लोग प्रोपीन का सूत्र लिखेंगे तो प्रोप मतलब 3 होता है, तो C3 और इसका दुगुना H6। अब देखिए इसका अगला मेंबर जो हो जाएगा ब्यूटीन, वो हो जाएगा C4H8। उसका अगला मेंबर क्या हो जाएगा C5H10। इसका अगला मेंबर क्या हो जाएगा C6H12। इसका अगला मेंबर क्या हो जाएगा C7H14। अब सवाल क्या पूछा है, अगला चौथा सदस्य कौन होगा। तो देखिए C3 के बाद यानी प्रोपीन के बाद चौथा पूछता है। तो ये हुआ आपका पहला, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा और ये क्या हुआ चौथा। और यही कारण है कि इसका जवाब आपका ये रहा। तो इसका जवाब C7H14 क्यों हुआ, क्योंकि प्रोपीन समजातीय श्रेणी का अगला चौथा सदस्य आपसे पूछा गया है, इसीलिए जवाब है C7H14। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और एक बात यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि यहाँ सबके बीच का अंतर आपका CH2 है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी भी आप 2 को लगातार आप घटा के देख लीजिए, जैसे इन दोनों को ही आप घटा के देखिए तो 7 में 6 आपका 1 गया, 14 में 12 आपका कितना गया 2 गया। इन दोनों में ही आप घटा के देखिए तो भी 6 में 5 आपका 1 गया, 12 में 10 आपका 2 गया। इसमें भी आप घटा के देखिएगा तो CH2 का अंतर, इसमें भी घटा के देखिए तो CH2 का अंतर, इसीलिए तो यह समजातीय श्रेणी है भी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, सवाल है पादप कोशिकाओं में मौजूद किस चीज की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में बदलाव कर देती है, परिवर्तन कर देती है। तो पादप कोशिका में मौजूद कौन चीज होता है जो संचलन यानी परिवहन जो होता है पौधे के अंदर
उनको सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना को बदल देती है। जल, विद्युत रासायनिक स्पंद, हार्मोन या प्रोटीन। तो आखिर क्या होता है वो हम लोगों को पता लगाना है। तो सही जवाब है जल। जल जो है वो पौधे के अंदर जो कोशिकाओं की में रिक्तियां जो होती हैं उसमें से जल भरी हुई होती है, और वही जल संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में बदलाव करने का क्षमता रखता है। अगला प्रश्न, सी 4+ आयन बनाने में असमर्थ क्यों होता है? क्योंकि यह श्रृंखलन गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि ये इसमें चतुर्संयोजकता होती है। देखिए पहले सवाल क्या है वो हम लोग को समझना है। तो इसका आंसर आपका क्या कहता है? क्योंकि इसके निर्माण के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। अब इसका हम लोग डीपली जाएंगे। देखिए ये जो कार्बन जो होता है आपका, कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6 है, इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 2 और 4 आपका होगा। अगर इसका हम लोग ऐसे में लिखें तो पहला कक्षा में आपका कितना होगा? तो पहला कक्षा में 2 होगा, और जो आपका दूसरा कक्षा है, दूसरा कक्षा में कितने होंगे? तो दूसरा कक्षा में 4 होंगे। अष्टक बनाने के लिए इसे चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो यह आयन बनाएगा C4-, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो आयन बनाएगा C4+। अब 4 इलेक्ट्रॉन लेना या 4 इलेक्ट्रॉन देना, यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, क्योंकि यह तत्व अपने आप में छोटा है, और छोटा होने के कारण नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बहुत ही तगड़ा होता है। इस वजह से जल्दी इससे इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाते, और इसके निर्माण के लिए अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, और इसलिए यह C4+ आयन नहीं बना पाता। क्योंकि C4+ आयन तभी बनेगा जब 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, और वो संभव नहीं है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, और इसका कारण इसका छोटा साइज है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। सवाल है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 है, तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कभी भी आपका वक्रता त्रिज्या जो दिया हुआ रहेगा उसका आधा आपका हो जाएगा फोकस दूरी। तो -20 दिया हुआ है, इसका 2 कर दीजिए तो f बराबर कितना हो जाएगा? तो -10 आपका होगा। चलिए मिलाते हैं, इसका सही जवाब वही है या कुछ और है। तो चलिए -10 मुबारक हो, आपका सही जवाब हुआ। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20, तो फोकस दूरी -10। अगर 20 रहता तो 10 होता। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ का, और यहाँ सेट का हमारा 14वां सवाल। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। गर्म करने पर कॉपर यानी तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर का ऑक्साइड काले रंग की परत चढ़ जाती है, यानी तांबा के ऊपर जो है वो आपका एक परत चढ़ जाता है, और यदि इस गर्म किए गए पदार्थ यानी CO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वह जो परत है वो काली भूरी हो जाती है। तो ये प्रैक्टिकल टाइप से सवाल है, तो देखते हैं इसमें क्या सही है। दोनों सही है, दोनों गलत है, या फिर एक सही है। तो इसका हल हम लोग देखते हैं। इसका सही जवाब आपका है दोनों कथन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका कॉपर है, तो कॉपर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है काला, और वह बन जाता है CuO यानी कॉपर का ऑक्साइड। और जो कॉपर का ऑक्साइड है, अगर इसमें हाइड्रोजन गैस हम लोग प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग जो हो जाता है वो काली भूरी हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर काली भूरी एक परत जम जाती है। कॉपर यानी तांबा, आपने देखा होगा कि तांबा का रंग ऐसे भी वायुमंडल में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसका रंग काला हो जाता है, जब तक कि आप इसे साफ ना करें। और काला होने के बाद हाइड्रोजन के संपर्क में आने पर यह काली भूरी परत हो जाती है। भले ही दैनिक जीवन में आप मतलब नहीं देख पा रहे हैं, अलग बात है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47। सवाल है, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है? तप्त दीप लैंप, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक विद्युत जनरेटर। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? जब भी किसी करंट धारावाही चालक से, कोई भी चालक से जब धारा बहता है तो धारा बहने पर वह गर्म हो जाता है, और गर्म करने पर वह हीट रेडिएशन छोड़ता है। इसी को विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहते हैं। तो ये गर्म होने वाला चीज का कहाँ इस्तेमाल है, वही आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन की तलाश में। तो सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब आपका 1 और 2 है। क्यों है ये आप गौर कीजिए। ताप दीप लैंप ये आपका बल्ब को कह रहा है। बल्ब में क्या होता है? धारा बहाते हैं, फिलामेंट गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि लाल हो जाता है, लाल के बाद पीला हो जाता है, वही लाइट है। इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर में पानी गर्म कैसे होता है? हीटर का जो तार है वो गर्म होता है। विद्युत जनरेटर में इसका कोई कहानी नहीं है, वो चुंबकीय प्रभाव का आधारित है। इसलिए आपका 1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों भर आपका सही है, ये आपका क्या है? गलत है। अगला सवाल,
कुछ खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बेकिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सवाल आसान में है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर जिसका हम लोग का सूत्र होता है NaHCO3, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो खाने वाला सोडा जो है, इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग गर्म करते हैं इसके साथ कोई चीज़ को, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड उसे फुला देता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 50। सवाल कहता है कि एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण किसके किसके बीच का कोण है? ये विचलन कोण क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन, ये आपसे पूछा गया है। ये सवाल भी 10वां क्लास के एनसीईआरटी से है। सब सवाल आपको 9-10 के एनसीईआरटी से ही मिल रहा है। तो आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, निर्गत किरण। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा उसका तलाश हम लोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है आपतित किरण और निर्गत किरण। देखिए ये तो हो गया कि आपका आंसर, लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या है वो आपको गौर करना है। मान लिया जाए हमारे पास एक प्रिज्म है जो कि त्रिभुजाकार प्रिज्म है, वो हम लोग बनाए तभी हम लोग को समझ में ज़्यादा बढ़िया आ सकता है। और यहाँ कोई किरण जो है वो आपतित हो रही है, वो किरण का आपतन होना कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए यहाँ पर तो मुड़ेगा ही किरण, तो ये किरण कुछ इस प्रकार से मुड़ेगा, और उसके बाद ये हुआ एक अपवर्तन, और उसके बाद दोबारा अपवर्तन भी इसका होगा। तो ये जो किरण है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, जो पड़ा उसे बोलते हैं क्या? आपतित किरण। और ये बीच वाला किरण है ये आपका है अपवर्तित किरण, और ये जो चला गया उसे बोलते हैं इमर्जेंट रे या निर्गत किरण। तो ये जो कोण जो होता है एंगल ऑफ डिफिएशन, वो क्या होता है? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच। कैसे निकालते हैं देखते हैं। ये हुआ आपका आपतित किरण। चलिए थोड़ा सा हम लोग 1-2 स्टेप हम लोग बैक जाएंगे तो हम लोग को ज़्यादा बेहतर होगा। दोनों के बीच हम लोग को एंगल तलाश करना है, तो उसे हम लोग पहले मिटा लेते हैं। देखिए ये रहा आपका आपतित किरण का डायरेक्शन, और ये रहा आपका निर्गत किरण का डायरेक्शन। तो ये जो आपका कोण बना इसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम लोग लैटिन का अक्षर डेल से डिनोट करते हैं, और वही है विचलन कोण। तो विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण को कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54 और इस सेट का 18वां। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? चावल, मक्खन, गुड़ या दूध? तो आयरन इनमें से सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? वो आपके गुड़ में पाया जाता है। तो इनमें से आयरन सबसे ज्यादा गुड़ में है, आपको याद रखना है। अगला सवाल, सार्वत्रिक सूचक से परीक्षण करने पर 5 विलियन ABCDE का पीएच मान 4, 1, 11, 7, 9 प्राप्त हुए। तो H+ आयन का बढ़ते सांद्रता क्रम में पीएच मान क्या होगा? यानी पीएच मान H+ आयन के बढ़ते सांद्रता, H+ आयन सांद्रण के बढ़ते क्रम में पीएच मान आपको बताना है कि पीएच मान आपका किसका ज्यादा किसका कम, आपको कैसे है ये सांद्रता का आधार पर आपको बताना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले अरेंज करते हैं। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब इसका है आपका CEDAB, लेकिन इसका कारण हम लोग को जानना है। ये तो हो गया आपका केवल जवाब, मेन है कारण जानना, ताकि आप एग्जाम में कोई भी सवाल हो आप बना सकें। यहाँ आपको हाइड्रोजन आयन का बढ़ते सांद्रता बताना है। इसका मतलब पहले आपको समझाएं। देखिए आपका एक होता है पीएच स्केल, और पीएच स्केल जो होता है उसमें आपका 0 से लेके 14 तक लिखा जाता है, बीच में होता है आपका 7, और इधर आपका होता है एसिड यानी अम्ल 0 से 7 तक, और इधर होता है आपका बेस यानी क्षार। और अगर हाइड्रोजन आयन की बढ़ते सांद्रता की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा आपका होता है अम्ल के तरफ, और उधर आप जाएंगे तो आपका घटते जाता है। और यहाँ आपका क्या कह रहा है? बढ़ते क्रम में सजाना है। इसका मतलब ये हुआ कि पीएच मान जितना ज़्यादा होगा उसको आपको पहले रखना है, क्योंकि आपका बढ़ रहा हाइड्रोजन आयन इधर ज़्यादा, देखिएगा इधर आपका ज़्यादा बढ़ोतरी में है, इसका मतलब ज़्यादा वाला को पहले रखना है। तो अब हम लोग पहले देखते हैं कि किसका कितना है। तो देखिए हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो पहले अगर हम लोग लिखें तो ये हुआ A, ये B, C, D और E, और A का कितना है? वो है 4, B का है 1, C का आपका क्या है? तो C का 11 है, और D का आपका 7, फिर आपका 9 है। अब देखिए अगर हम लोग सजाएं बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले आपका 11 है, क्योंकि 11 ज़्यादा अंक बड़ा है लेकिन उसके पास हाइड्रोजन कम है।
और उसके बाद आपका क्या है तो 9 है, उसके बाद आपका क्या है तो 7 है, उसके बाद क्या है 4 है, और उसके बाद क्या है 1 है। अब सबके बगल में जो अंग्रेजी अक्षर है उसे आप लिख देंगे। 11 वाला कौन है तो 11 वाला आपका सी है, और उसके बाद 9 वाला कौन है तो 9 वाला आपका ई है, और उसके बाद 7 वाला कौन है तो 7 वाला आपका डी है, और उसके बाद 4 वाला आपका ए है, और उसके सबसे लास्ट में आपका एक बी है, 1 वाला आपका बी है। तो यही हुआ आपका आंसर, जो कि आप शुरू में देखे कि ये था। तो शुरू में देखने पर आपको लगा होगा कि क्या आंसर है, कैसे आया, लेकिन अभी आप देख के समझ सकते हैं कि ये आंसर आपका क्यों है। बस आपको अरेंज करना है। यही आपको अगर हाइड्रोजन आयन की घटते सांद्रता की बात करता तो यह आपका उलट जाता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 84। सवाल कहता है कि किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता। तो ब्लड सर्कुलेशन में इंसानों में दोहरा परिसंचरण होता है, बाकी बहुत सारे जंतुओं में होता है। तो सर्प, मछली और मेढक और गरुड़ में किसमें नहीं होता है। ये सवाल तथ्यात्मक है, तो ये सवाल का सही जवाब आपका है मेढक। तो मेढक में डबल सर्कुलेशन, रक्त 2 बार आना जाना नहीं करता है हृदय से, इसीलिए मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। अगला सवाल, हिमालय के किस पुष्प में पुटिरोधी यानी एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, इसलिए यह खरोच को ठीक कर सकता है। यह कौन सा पौधा है। रिसिनम, पार्थेनियम, ब्रह्माकमल या धतूरा। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ब्रह्माकमल। ब्रह्माकमल एक ऐसा पौधा है जो खरोच वगैरह को ठीक कर सकता है, छोटे मोटे घावों को ठीक कर सकता है, इसीलिए इसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है। तो सबसे पहले ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग समझ लेते हैं। आपके पास 2 टर्म होता है, एक होता है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक होता है संयोजकता। 2 टर्म आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझने की जरूरत है। तो पहले आंसर देख ले या समझ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम लोग इसका आंसर कर लेते हैं, उसके बाद तब आपको समझ में आएगा। इसका सही जवाब आपको कहता है फ्लोरीन, लेकिन क्यों अभी तक आपको कुछ बुझाया नहीं होगा। तो देखिए, जितने भी आपके तत्व होते हैं, जैसे यहीं का हम लोग ले लेते हैं एल्युमिनियम। तो मान के चलिए ये एल्युमिनियम है जिसका परमाणु संख्या 13 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 3। तो 2, 8 और 3 हुआ। अष्टक पुराने के लिए, अच्छा, इसके जो बाहरी कक्षा 2, 8, 3 है, इस कोई भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे क्या कहते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अष्टक पुराने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करेगा उसे संयोजकता। जैसे ये अष्टक पुराने के लिए 3 छोड़ेगा तो ये अष्टक पुराने के लिए 3 माइनस त्यागेगा, मतलब 3 त्यागेगा तो त्याग के एल्युमिनियम धनी हो जाएगा, क्योंकि धनी है तब तो त्यागेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका +3 संयोजकता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 3 है। बाकी तत्वों का हम लोग देखते हैं। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का आपका क्या होता है 7, तो 2 और 5। एल्युमिनियम का आपका 3 निकला। फ्लोरीन का आपका होता है क्या 9, तो 9 होता है तो 2 और 7। हाइड्रोजन का 1 तो इसका तो 1। तो सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन किसने है 3, 5 या फिर 7। तो सबसे ज्यादा आपका 7 है, तो 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर इसका संयोजकता का बात करते तो 8 पुराने के लिए कितना लेता, ये 1 लेता, तो इसका संयोजकता -1 होता, क्योंकि 1 ये पैंचा ले रहा है। तो संयोजकता 8 पुराने के लिए जो लेन देन किया गया है उसकी संख्या है, और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगला प्रश्न, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। चयनित पदार्थ इनमें से कैसे गुण होने चाहिए। इस सवाल में दोहराव है, बस लैंग्वेज अलग है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। निम्न गलनांक होना चाहिए बल्ब का फिलामेंट के लिए, उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता या उच्च प्रतिरोध। क्या क्या गुण होना चाहिए उसमें, वही हम लोग को तलाश करना है। तो 2 और 3 दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि इसका गलनांक जो है निम्न नहीं होना चाहिए, उच्च गलनांक होगा। निम्न में तो तुरंत गल ही जाएगा, जैसे धारा बहेगा गल जाएगा, तो बल्ब तो हमारा तुरंत फ्यूज हो जाएगा। तो उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, तब वो चमकेगा। अगला प्रश्न, फ्लोएम पौधे का एक संवहनी ऊतक होता है, यानी पौधे के अंदर परिवहन, पौधे के अंदर जो भी जल, भोजन, ये सभी चीजों का परिवहन के लिए जो ऊतक होते हैं उसे संवहनी ऊतक कहते हैं। तो फ्लोएम जो होता है वो किस चीज का परिवहन करता है, ये सवाल पूछा गया है। जल, गैस, ऑक्सीजन या पोषक। तो इसका सही जवाब क्या होगा, चलिए तलाश करते हैं। तो इसका सही जवाब जो आपका है वो आपका है पोषक तत्वों का, लेकिन इसमें आपको समझने की जरूरत है। आपके पास जो होता है पौधों में 2 प्रकार के संवहनी ऊतक होते हैं। चलिए हम लोग एक खाका बना लेते हैं नॉर्मल ऐसे पौधे का, और ये जो पौधा है इसमें आपका नीचे साइड आपका क्या होता है जड़ होता है। तो जड़ से जो संवहनी ऊतक पोषक तत्वों और जल को ले जाता है, यानी जल और जो भी नीचे से खनिज लवण, जल और खनिज लवण इत्यादि को जो ले जाता है उसे हम लोग कहते हैं जाइलम। आपको याद रखना है, ज से जड़, ज से जाइलम। और पत्तियों में बनाए गए भोजन को जो पौधे के सभी भागों में जो ले आता है पोषक तत्वों को, भोजन को, उसे हम लोग कहते हैं फ्लोएम। तो ये दोनों चीज अगर आप जानते हैं तो ये 10वां क्लास एनसीईआरटी का है, इससे आपका सवाल आपका कभी नहीं छूटेगा।
अगला प्रश्न, किसका उपयोग पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग, किसका उपयोग से पर्यावरण अनुकूल कैरी बैग यानी झोला तैयार किया जा सकता है? कांच, प्लास्टिक, कागज या रबड़। तो पर्यावरण अनुकूल किससे होगा? तो ये आपको पता है, ये कागज से हो सकता है, क्योंकि कागज जैव नवीकरणीय है। यह आपका सड़ सकता है यानी पर्यावरण में समा सकता है, यह कम नुकसानदायी है। तो ये रहा आपका 25 क्वेश्चन का सेट। तो 25 क्वेश्चन का सेट से आप अपने आप को लाभान्वित करें और बाकी दोस्तों को भी जरूर बताएं। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर तो करना ही है, लाइक आप कीजिएगा, उससे हमारे वीडियो को रीच मिलेगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।